हेलो दोस्तों। जीएस मास्टर क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग मॉडर्न इंडिया पढ़ रहे थे और चैप्टर 2 हमारा ख़त्म हो गया था। आज से हमारा चैप्टर आज इस क्लास में चैप्टर 3 स्टार्ट होगा, जो है एक्सपेंशन ऑफ इंग्लिश एम्पायर इन इंडिया, यानी अंग्रेजी साम्राज्य का भारत में विस्तार। चलिए देखते हैं। ब्रिटिश एक्सपेंशन इन इंडिया यानी अंग्रेजी साम्राज्य का भारत में विस्तार। देखिए होता क्या है कि 1761 में आप लोग को हम लोग लास्ट क्लास से पढ़े कि 1761 में बैटल ऑफ पानीपत होता है, जिसमें मराठा हार जाते हैं, यानी मराठा लोग हार जाते हैं। अब हारने के बाद क्या होता है कि अहमद साहब जो अब्दाली होता है वो वापस चला जाता है जहाँ से वो आया रहता है, मिडिल ईस्ट से। और यहाँ पर पावर वैक्यूम यानी पावर का एक गैप रह जाता है। उस गैप को फिलने के लिए इंग्लिश लोग को यानी इंग्लैंड को लोगों को लगता है, यानी इंग्लिश लोगों को लगता है कि अब यहाँ पर हम लोग उस पावर वैक्यूम को फिल कर सकते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो अपना अब पॉलिटिकल एम्बिशन धीरे धीरे दिखाना स्टार्ट करते हैं। पॉलिटिकल एम्बिशन का मतलब राजनीतिक उनके क्या महत्वाकांक्षाएं होती हैं उनको वो दिखाना स्टार्ट करते हैं। इनफैक्ट ये होता है कि जब औरंगज़ेब के समय में 17 ये सॉरी 1686 के आसपास ये लोग मुग़ल एम्पायर पर ही हमला कर देते हैं। मुग़ल एम्पायर यानी एम्पायर पर हमला कर देते हैं। लेकिन होता क्या क्या, औरंगज़ेब की सेना इंग्लैंड को हरा देती है, इंग्लिश मैन को हरा देती है और यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को ही हरा देती है। और ये लोग अपना हार मान लेते हैं और फिर जाकर मुग़ल एम्पायर से यानी औरंगज़ेब से माफ़ी मांगते हैं। माफ़ी मांगते कि हमें माफ़ कर दो। तो ये भी हुआ है, मतलब इनका मन इतना बढ़ जाता है कि जाकर सीधा सीधा औरंगज़ेब पर ही हमला कर देते हैं कि भाई हमको अपना पावर दिखाना है, अपना प्रभुत्व दिखाना है। लेकिन ये लोग औरंगज़ेब को हल्का में ले लेते हैं। औरंगज़ेब की सेना इनको पटक के मारती है। तो इनका महत्वाकांक्षा इतना बढ़ जाता है। तो यही है कि ये एक बहुत तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत पर कब्जा की थी वो बहुत तरीके से की थी। वो धीरे धीरे इत्मीनान से वो अपना कब्जा स्टार्ट करती है। तो हम लोग पढ़ चुके थे कैसे ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू इंडिया में अपने पैर जमाते हैं। ठीक है, हम लोग पढ़े थे कि सबसे पहले हॉकिंस, विलियम हॉकिंस जहांगीर के कोर्ट में जाते हैं परमिशन मांगे, लेकिन इनको परमिशन नहीं मिलता है। फिर 1613 में सूरत में फैक्ट्री बनता है, इन्होंने अपना पहला फैक्ट्री स्टैब्लिश करते हैं। और 1615 में फिर थॉमस रो दोबारा जहांगीर के कोर्ट में जाते हैं परमिशन लेने के लिए ट्रेड का। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। उसके बाद हम लोग यहाँ से देखेंगे 1639 में ये लोग मद्रास को फोर्टिफाई करते हैं, जिसको कहा जाता है फोर्ट सेंट जॉर्ज। ठीक है, फोर्ट सेंट जॉर्ज कहा जाता है। ये मद्रास में अपना फोर्ट बनाते हैं। उसके बाद ये कलकत्ता के आसपास एक गांव रहता है कालीकट, उसके आसपास ये ज़मीन वगैरह खरीदते हैं और बाद में वो जगह कोलकाता बनता है, एक गांव रहता है। और इस पूरे गांव को उसका विकास करते हैं इस रीजन में, हुगली के पास। ठीक है, अब ये है कि मुग़ल एम्पायर ग्रांट्स ऑफ फरमान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या होता है, अब इनको जो चाहिए होता है, ये बार बार जो जाते हैं मुग़ल एम्पायर के पास, अंग्रेज लोग बार बार जो जाते हैं मुग़ल एम्पायर के पास, इनको क्या चाहिए होता है, इनको चाहिए होता है फरमान। फरमान का मतलब होता है ऑर्डर, कि वो फ्रीली ट्रेड कर पाए, फ्रीली ट्रेड कर पाए बिना टैक्सेस के, यानी बिना टैक्सेस को दिए हुए। कस्टम यानी मेनली ये कस्टम ड्यूटी बचाना चाहते हैं। लेकिन होता क्या है कि औरंगज़ेब के समय इनको ये चीज़ें नहीं मिल पाती। लेकिन जैसे जैसे मुग़ल एम्पायर कमज़ोर होता है तो ये क्या करते हैं, अपना डिमांड को आगे रखते हैं। तो एक थे मुग़ल एम्पायर फारूक सियर, तो इन्होंने रॉयल फरमान अंग्रेज़ों को दे दिया था, रॉयल फरमान अंग्रेज़ों को दिया था। तो आपसे एग्ज़ाम में पूछेगा कि रॉयल फरमान अंग्रेज़ों को किसने दिया था, तो फारूक सियर ने दिया था। अब इसको
मैग्ना कार्टा भी बोलते हैं, मैग्ना कार्टा भी बोलते हैं। मैग्ना कार्टा का मतलब होता है विशेष अधिकार पत्र। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा कि रॉयल फरमान किस मुगल एम्पायर ने जारी किया था, तो फारूक सियर ने किया था, और इसको मैग्ना कार्टा ऑफ ट्रेड बाय ईस्ट इंडिया कंपनी, ये पूरा नाम है इसका, तो ये भी इसको बोलते हैं। ठीक है, यानी विशेष अधिकार पत्र जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेड के लिए मिलता। अब एक चीज और इसमें पूछता है कि गोल्डन फरमान किसने जारी किया था। उस समय गोलकोंडा के जो सुल्तान थे उन्होंने जारी किया था। तो रॉयल फरमान किसने जारी किया, रॉयल फरमान फारूक सियर, और गोल्डन फरमान जारी किया सुल्तान ऑफ गोलकोंडा। तो ये दोनों को याद रखिएगा। अब भाई इस रॉयल फरमान में क्या था, तो रॉयल फरमान में ये था कि वो अंग्रेज लोग 3,000 रुपया दे करके ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सकते थे, ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सकते थे, और इनको कस्टम में छूट मिल सकता था। दूसरा इनको फ़ायदा ये मिला कि दस्तक इशू कर सकते थे। दस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है। दस्तक का मतलब होता है कि अब आपको कोई कस्टम नहीं भेजना है, और अपने ये मर्चेंट्स को, अपने ट्रेडर्स को ये चीज़ दे देते थे, और दस्तक आराम से, यानी पासेस, फ्री पासेस होते थे कि आप फ्रीली ट्रेड कीजिए बिना किसी चार्ज को पे किए हुए। ठीक है, और इससे सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि इनका कमीशन बढ़ा। अगर आज भी टैक्सेस को कम कर दिया जाए तो क्या होगा, ट्रेड बहुत आसान हो जाएगा। जैसे कि पहले क्या होता था कि जो भी माल इंडिया में आता था, तो जो भी ट्रेडर लाते थे उनको एक टैक्स देना पड़ता था। उस टैक्स को सरकार यूज करती थी जनता के भलाई के लिए, लेकिन अब कोई टैक्स ही नहीं है, फ्री में काम हो रहा है। तो क्योंकि मुगल एम्पायर इतना कमज़ोर हो गया था कि अब वो इस पोजीशन में ही नहीं थे कि वो अंग्रेज़ों से नेगोशिएट करें। वो जैसे तैसे बस अपना काम चलाना चाहते हैं, और ये चीज़ अंग्रेज समझ गए थे। अब उसके बाद आता है कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल एंड इनिशियल पॉलिटिकल कंट्रोल। अब क्या होता है कि बंगाल के आसपास के 2-3 जो गांव होते हैं, इनको ये डेवलप करते हैं। तो डेवलप करते करते इनको लगता है कि अब वो इंटरनल पॉलिटिक्स के पार्ट हो सकते हैं। अब उनको राजनीतिक इच्छा भी उत्पन्न होती है कि कैसे वो पॉलिटिकली अपने आप को रेलिवेंट बनाए इंडिया के कंटेक्स्ट में। तो सबसे पहला जो बैटल आता है वो है बैटल ऑफ पलासी, यानी 1757 में बैटल ऑफ पलासी होता है, बैटल ऑफ पलासी। तो ये रॉबर्ट क्लाइव गवर्नर होते हैं बंगाल के, वो ईस्ट इंडिया कंपनी को लीड करते हैं सिराज उद दौला के अगेंस्ट में। देखिए क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी सिराज उद दौला जो कि बंगाल के नवाब होते हैं, उनसे कुछ कंसेशन मांगती है कि भाई हमें कुछ कंसेशन दे दो। सिराज उद दौला को पता होता है कि अंग्रेज को आज अगर रोका नहीं गया तो कल को सर का दर्द बन जाएगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी सिराज उद दौला के साथ एक बैटल में आ जाती है, जिसको बैटल ऑफ पलासी कहते हैं। अब इसमें सिराज उद दौला को जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो इनके जो मिलिट्री जनरल होते हैं मीर जाफर, आप लोग सुने होंगे मीर जाफर, गद्दारों को कहा जाता है मीर जाफर। तो जो मीर जाफर इनके जनरल होते हैं, ये अंग्रेज से घूस खा लेते हैं, इनको अंग्रेज से मिले हुए होते हैं, और ये जा करके इसके सिराजुद्दौला की तरफ से लड़ाई नहीं करते हैं, युद्ध नहीं करते हैं, और इस कारण सिराजुद्दौला हार जाते हैं। हार जाते हैं तो इनको मौत के घाट उतार दिया जाता है। बहुत सारे लोग रहते हैं जो, कुछ लोग इनके तरफ से लड़ते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग दगा दे देते हैं। घसीटी बेगम करके रहती हैं, राजा सिताब राय करके होते हैं, ये सब धोखा दे देते हैं इनको। तो मीर जाफ़र मेन होता है। अब क्या होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी मीर जाफ़र को नवाब बनाती है, मीर जाफ़र को नवाब बनाती है।
लेकिन कुछ समय के बाद ये देखती है कि जितने चीज़ मीर जाफ़र से चाहिए होता, मीर जाफ़र कंसेस शुरू में तो बहुत सारा कंसेशन देता है मीर जाफ़र, लेकिन बाद में ये जान जाता है कि अब ब्रिटिश को नहीं रोका गया तो कल को पूरा का पूरा बंगाल ये खा जाएगी। अंग्रेज लोग को अब मीर जाफ़र पसंद नहीं आ रहा होता है, तो कहते हैं हटाओ। फिर इसके जगह पे इसके जो दामाद होते हैं मीर कासिम, इनको ये नवाब बना देते हैं। तो पहले कौन रहता है? मीर जाफ़र, फिर मीर कासिम। मीर कासिम क्या करते हैं, उनको शुरू से ही शक रहता है अंग्रेज पर कि नहीं भाई, ये अंग्रेज जो है ये तो गड़बड़ करता है। तो ये क्या करते हैं कि आ, अपना पहले से ये युद्ध का पूरा प्लानिंग बना लेते हैं कि भाई आज न कल अंग्रेज़ों से युद्ध तो करना पड़ेगा। तो इस कंटेक्स्ट में ये क्या करते हैं कि ये अपना जो ट्रेजरी होता है, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। मीर कासिम अपना ट्रेजरी को, जो भी इनके पास सोना चांदी होता है, इसको मुर्शिदाबाद से, जो कि कैपिटल होता है, उससे ये शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है। तो मीर कासिम क्या करते हैं कि अपने ट्रेजरी को मुर्शिदाबाद से शिफ्ट करके, पेन, मुर्शिदाबाद से शिफ्ट करके मुंगेर ले जाते हैं और मुंगेर को ही बाद में अपना नया कैपिटल बना लेते हैं, न्यू कैपिटल बनाते हैं। ठीक है। ये कहानी कब की है? ये कहानी 1760 से लेकर के 1763 में। अंग्रेज लोग समझ जाते कि ओ कुछ ना कुछ गड़बड़, ये मुंगेर हमारा बिहार वाला मुंगेर। तो मुर्शिदाबाद से ट्रेजरी और कैपिटल दोनों को शिफ्ट कर देते हैं। कहाँ? मुंगेर में। अंग्रेज़ों को ये बात पसंद नहीं आती है और अंग्रेज लोग क्या करते हैं कि मीर कासिम की जगह मीर जाफ़र को सोचते हैं कि दोबारा मीर जाफ़र को ही बना दिया जाए। ठीक है। तो ये सोचते हैं कि दोबारा मीर जाफ़र को ही बना दिया जाए, क्या? बंगाल का नवाब। लेकिन ये बात मीर कासिम को पसंद नहीं आती, किसी को पसंद नहीं आएगी जब उसको हटा दिया जाएगा। तो ये क्या करते हैं, ये समझ जाते हैं कि अब युद्ध करना ज़रूरी है। तो ये अलॉन्ग विद, यानी मीर कासिम, इसके बाद अवध के नवाब होते हैं, अवध के नवाब, उनका नाम होता है शाह शुजा, और एक और होते हैं, ये होते हैं मुगल एम्पेरर शाह आलम। ये तीनों मिलकर क्या करते हैं, अंग्रेज पर अटैक कर देते हैं कि चलो भाई अब फाइनल युद्ध कर लिया जाए और अंग्रेज को हरा दिया जाए। लेकिन होता क्या है कि अंग्रेज इतने पावरफुल होते हैं कि इंग्लैंड एंड इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी बैटल ऑफ बक्सर, इसको बैटल ऑफ बक्सर कहा जाता है 1764 में। तो ये 1 वर्सेस 3 था। इधर सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी, इधर कौन कौन, इधर शाह शुजा, अवध के जो नवाब होते हैं, फिर मीर कासिम और शाह आलम टू, यानी मुगल एम्पायर। ये तीनों को हरा देती है, ईस्ट इंडिया कंपनी तीनों को हरा देती है। और हराने के बाद ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद को साइन करवाती है। और इसके तहत एक जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है कि मुगल एम्पायर को दिल्ली से निकाल करके, यानी जो राजा होता है शाह आलम टू को, मुगल एम्पायर को दिल्ली से निकाल करके ये कहाँ ले जाते हैं, ये इलाहाबाद ले जाते हैं। फिर जितने भी बैटल में जो युद्ध में पैसा खर्चा होता है वो सब लेते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि मुगल एम्पायर को उनके अपने जो सीट होता है वहाँ से निकाल करके ये ले जाते हैं इलाहाबाद। तो वही है ईस्ट इंडिया फोर्सेस अंडर हेक्टर मोनो। हाँ, उस समय जो इनका जनरल होता है उसका नाम होता है हेक्टर मुनरो। तो इन लोग हेक्टर मुनरो की अगुवाई में युद्ध लड़ते हैं।
कंबाइंड फोर्सेस मीर कासिम, शुजा-उद-दौला और मुगल एम्परर शाह आलम टू को हरा देते हैं। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन होता है, जिसके तहत दीवानी राइट का मतलब होता है टैक्सेशन का राइट, चला जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी को। और निजामत का मतलब होता है लॉ एंड ऑर्डर, ये रह जाता है किसके पास, बंगाल के गवर्नर के पास। अब जब इसके पास पैसा ही नहीं है तो ये कैसे गवर्नेंस करेगा, इसी को बोला जाता है डुअल गवर्नमेंट, ठीक है। और रॉबर्ट क्लाइव इसके जनक होते हैं। तो अगर आपसे पूछा गया कि डुअल गवर्नमेंट जो बंगाल में हुआ उसके फाउंडर कौन थे, तो वो थे रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव भी अंग्रेजों के जनरल थे, ठीक है, गवर्नर थे या जनरल जो बोल सकते हैं बोलिए। और इसके तहत जो दीवानी राइट होता है यानी टैक्सेशन का जो राइट होता है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चला जाता है। और जो निजामत रहता है, लॉ एंड ऑर्डर, वो बंगाल के गवर्नर के पास ही रहता है, बंगाल के जो नवाब होते हैं उसके पास रहता है। सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि आपके पास पावर तो है करने के लिए लेकिन पैसा ही नहीं है, तो आप कैसे कीजिएगा, इसी को कहते हैं डुअल गवर्नमेंट, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब इसके बाद क्या होता है कि डुअल गवर्नमेंट से काम नहीं चल रहा होता, उनको लगता है कि जनता के अंदर विद्रोह की भावना ना आ जाए, कि सही से मुगल इम्पेयर जो हैं, ये सॉरी बंगाल के जो गवर्नर हैं वो सही से रूल नहीं कर पा रहे। तो बैरन हेस्टिंग पहले गवर्नर जनरल बनते हैं किसके, बंगाल के गवर्नर, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ये क्या कहते हैं, ये अबॉलिश कर देते हैं किस चीज़ को, डुअल गवर्नमेंट को। कहते हैं नहीं भाई डुअल गवर्नमेंट नहीं चलेगा क्योंकि इससे काम नहीं होता है। उसके अलावा पहला एंग्लो मराठा वॉर यानी अंग्रेज और मराठा के बीच का वॉर, पहला मराठा वॉर होता है। और इनका एक बहुत फेमस पॉलिसी है रिंग फेंस पॉलिसी। रिंग फेंस पॉलिसी का मतलब ये हुआ कि ये क्या करते हैं, इनको मराठा से जैसे युद्ध चल रहा था तो उनको डर था कहीं ऐसा ना हो कि मराठा फिर से हम पे युद्ध कर पाए और छोटे छोटे प्रांतों को जीत पाए। तो ये क्या करते थे, जैसे मान लीजिए ये ब्रिटिश का प्रोविंस है और इसके ऊपर कोई लोकल नवाब है, मान लीजिए कोई लोकल यहाँ नवाब है, ये इससे दोस्ती कर लेते थे और कहते थे कि अगर अंग्रेज हमला मराठा अगर हमला करता है तो आप हमको प्रोटेक्ट कीजिए, आप हमको प्रोटेक्ट कीजिएगा और हम तक मराठा के पहुंचने से पहले हम आपके टेरिटरी में ही मराठा को ख़त्म कर देंगे। इसी कहते हैं रिंग फेंस। रिंग फेंस का मतलब होता है बाउंड्री बनाना, ठीक है, फेंस लगाना, समझते हैं ना। उसके बाद बनते हैं गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में हमें बहुत कुछ पढ़ना है क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। जैसे इनको फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया भी बोला जाता है, तो ये था। उसके अलावा ये बहुत सारे कोर्ट्स भी इंडिया में बनाते हैं, तो ये चीज़ हम बाद में पढ़ेंगे। पहले अभी हम एक्सपेंशन के थ्रू पढ़ लेते हैं। तो इनका थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर होता है, ये होता है टीपू सुल्तान और अंग्रेज के बीच में होता है, ठीक है। इसमें ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम साइन होता है। ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम में ये होता है कि बहुत सारे जो टीपू सुल्तान के जो एरिया होते हैं, जगह होते हैं, उसको अंग्रेज अपने पास वापस ले लेते हैं, इसलिए अपने वापस लेते हैं, टेरिटोरियल कंसेशन देने पड़ते हैं, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है परमानेंट सेटलमेंट। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे डिटेल में कि परमानेंट सेटलमेंट क्या होता है। बस इतना समझिए, ये एक टैक्सेशन था ब्रिटिशर्स का, ठीक है, एग्रीकल्चर टैक्सेशन था, जिसमें जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता था उसका मान के चलिए कि अधिकतम पार्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने पास रख लेते और बहुत छोटा सा अमाउंट जो वहाँ के जो खेती करता था उनके पास बचता है। ये सब हम लोग को आगे पढ़ना है, हम लोग आगे इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। बस अभी हम लोग को बस एक्सपेंशन पढ़ना है, किस तरीके से एक्सपेंशन होता है। अब है सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस लाते हैं लॉर्ड वेलेस्ली। अब ये क्या है भाई सब्सिडरी अलायंस, देखिए सब्सिडरी अलायंस क्या है। होता ये है कि अंग्रेज ये समझ जाते हैं कि इंडिया इतना बड़ा है कि सारा इंडिया को एक बार जीत करके एक कंपनी के अंदर रखना पॉसिबल नहीं। तो ये क्या कहते हैं, वैसे रूलर, वैसे शासक जो अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के
गुलाम बनकर शासन करना चाहते हैं तो वो शासन कर सकते हैं। बदले में ईस्ट इंडिया कंपनी उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी किससे? युद्ध से। तो जब भी युद्ध होगा तो ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी आर्मी को लगा देगी। इसके तहत क्या होता था कि मान लीजिए ये प्रांत है और इसने सब्सिडरी अलायंस को साइन किया है, सब्सिडरी अलायंस को साइन किया है, तो इसके अंदर ब्रिटिशर्स अपनी एक आर्मी यानी ब्रिटिश आर्मी को स्टेशन करते थे, रखते थे, जिसका खर्चा ये लोकल शासक यानी रूलर ही उठाते थे। इससे दो फायदा होता था। अंग्रेजों का ये फायदा कि उसका आर्मी फ्री में खा पी रहा है, ट्रेनिंग कर रहा है, और शासक को ये फायदा हुआ कि कोई भी अगर हमला करेगा तो आर्मी इतनी ट्रेंड है कि उसका बचाव हो। और भी बहुत सारे क्लॉज थे इसमें, जैसे कि कोई फॉरेन रिलेशन यानी कोई शासक दूसरे किसी कंट्री से या अलग भारतीय कोई और प्रांत से रिलेशन डायरेक्ट नहीं रख सकता है। वो जो इंग्लिश जो ब्रिटिश आर्मी कहेगी या ईस्ट इंडिया कंपनी कहेगी वही करना पड़ता था। दूसरा, ब्रिटिश यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का, अंग्रेज का एक डिप्लोमेट यानी ऑफिसर हमेशा उस शासक के कोर्ट में रहेगा। तो ये सब चीज़ें थी। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा कि सब्सिडरी अलायंस को लाया कौन था, तो इसको लाया था लॉर्ड वेलेस्ली। और एक क्वेश्चन और पूछते हैं कि पहला स्टेट जिसने सब्सिडरी अलायंस को साइन किया था तो वो कौन था? हैदराबाद। और एक चीज और जो पूछता है, एक मिनट, एक चीज जो और बार बार पूछा जाता है कि अवध को अंग्रेज सरकार ने कब्जा किया था, वो क्यों किया था? तो इसलिए क्या था कि मिस गवर्नेंस का बहाना दे करके अवध को कब्जा किया। जैसे पूछते हैं कि अवध को क्या सब्सिडरी अलायंस के तहत कब्जा किया गया था? तो नहीं, अवध को सब्सिडरी अलायंस के तहत कब्जा नहीं किया गया था। किसके तहत किया था? मिस गवर्नेंस, मतलब अच्छा से वो लोग गवर्न नहीं करे तो वहाँ के लोकल लीडर, तो अंग्रेज सरकार ने उसको हड़प लिया। देखिए इस तरह से अंग्रेज अपने आप को बढ़ाया। पहले तो खुद ही युद्ध किया, जहाँ जहाँ उसको लगा कि उनको बहुत प्रॉफिट है, जहाँ इनको लगा कम प्रॉफिट है, वहाँ के रूलर से सब्सिडरी अलायंस साइन कर लेता है। तो इंडियन रूलर विल कंपेल्ड टू मेंटेन ब्रिटिश ट्रूप्स, पे सब्सिडीज एंड फॉर वो इंडिपेंडेंट फॉरेन रिलेशन। देखिए मैंने जो बताया। एंड तो हैदराबाद पहले स्टेट थे। अवध को प्रोटेक्टरेट बनाता है लेकिन अवध सब्सिडी अलायंस को साइन नहीं करता। अवध को मिस गवर्नेंस के तहत ही बनाया जाता है। अब वेलेस्ली के अंदर फोर्थ एंग्लो मैसूर वार होता है। इसमें क्या होता है कि टीपू सुल्तान को मार दिया जाता है और उनका जो जगह होता है मैसूर का, उस पर कब्जा कर लिया जाता है और एक पपेट रूलर को वहाँ पर बैठा देते हैं ताकि जनता विद्रोह ना करे। सेकेंड एंग्लो मराठा वार होता है, तो लॉर्ड वेलेस्ली के तहत ही के अंडर ही होता है। अब उसके बाद है कंसोलिडेशन, कैसे कैसे और एक्सपेंशन होता है। एक थे लॉर्ड हेस्टिंग्स, इनका है पॉलिसी ऑफ पारामाउंसी। इसके तहत ये हुआ कि अगल बगल के जो कंट्री थे हमारे, जैसे कि एंग्लो नेपाल वॉर, एंग्लो मराठा वॉर इन्होंने थर्ड वाला किया था, तो एंग्लो नेपाल वॉर से एक जो बार बार क्वेश्चन पूछता है वो है ट्रीटी ऑफ सगौली। तो आपसे पूछेगा ट्रीटी ऑफ सगौली किन दो कंट्री के बीच में साइन हुआ है? तो इंडिया और नेपाल के बीच में साइन हुआ। इंडिया का मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, उस समय इंडिया थी, ठीक है, और नेपाल के बीच में साइन हुआ। तो ये इसके बारे में पूछता है, ठीक है। पारामाउंसी का मतलब क्या है कि अंग्रेजों का जो सुपरमेसी है, जो उनका क्या बोलते हैं पावर है, उसको पूरे के पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में फैलाना, लोगों को यानी बाकी जो देश है उनको ये बताना कि अब जो भारत है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर है। और ये ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती थी कि उनसे अपनी बात को मनवाते थे, अगर वो बात नहीं मानते थे तो उस पर हमला कर देते थे, ठीक है। और इसी समय इनके ही अंडर में बॉम्बे प्रेसिडेंसी का फॉर्मेशन होता है, यानी बॉम्बे जो प्रेसिडेंसी बनता है, 3 प्रेसिडेंसी थी, कोलकाता, मद्रास और बॉम्बे। तो इनके अंडर लॉर्ड हास्टिंग के अंदर बॉम्बे प्रेसिडेंसी का स्थापना होता है। एक है लॉर्ड बेंटिक। लॉर्ड बेंटिक के बारे में एक क्वेश्चन जो पूछते हैं कि इन्होंने सती को एबोलिश किया था, सती एबोलिशन एक्ट को लाया था। तो अगर आपसे पूछा कि लॉर्ड बेंटिक ने क्या किया था, उसका सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, या फिर सती को बैन किसने किया था, तो वो थे लॉर्ड बेंटिक। और ये बहुत सारे सोशल रिफॉर्म्स लाते हैं,
अब आगे चल के सोशल रिफॉर्म भारतीयों को पसंद नहीं आता। और ये भी 1857 का जो रिवोल्ट होता है, उसको सिपॉय म्यूटिनी कहते हैं हिंदी में, सॉरी इंग्लिश में सिपॉय म्यूटिनी पॉपुलरली कहा जाता है। तो 1857 क्रांति तो सुने ही होंगे ना। तो उसका एक बहुत बड़ा कारण बनता है। फिर है लॉर्ड ऑकलैंड, इनका है फॉरवर्ड पॉलिसी। ये पूछेगा, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए पॉलिसी ऑफ पारामाउंसी, लॉर्ड हास्टिंग्स, और लॉर्ड ऑकलैंड का है फॉरवर्ड पॉलिसी। अब इसमें क्या था, एंग्लो अफगान वॉर इनके क्या होता है। अब फॉरवर्ड पॉलिसी क्या होता है कि भारत से लगे हुए जितने प्रांत होते हैं जैसे कि अफगानिस्तान, ये सोचते हैं कि हम क्या करें कि अफगानिस्तान पर कब्जा कर लें और इसको एक बफर स्टेट की तरह बना दें। बफर स्टेट का मतलब समझे कि अब इनको हमेशा डर रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि रसिया हम पर अटैक कर दे, इंडिया पर रसिया कब्जा करे। रसिया भी उस समय कॉलोनी ढूंढ रहा था, तो उनको ये डर था कि ऐसा ना हो कि रसिया इंडिया पर हमला करके हमसे ये रसिया जीत जाए। तो वो सोचते हैं कि अफगानिस्तान में अगर हम अपनी सरकार को बैठा देंगे तो रसिया जब अफगानिस्तान में पहुंचेगा हम उसको वहीं वहीं पर युद्ध करके उसको हरा देंगे, तो बात इंडिया तक नहीं पहुंचेगी। तो मेन इनका ये था कि एक बफर स्टेट बनाना था रसिया के इन्फ्लुएंस से बचने के लिए। और अगर आपसे फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन बहुत बार बार पूछता है कि सिंध को एनेक्स हुआ था, सिंध को अंग्रेजी सरकार ने अपनाया था, हथियाया था, जो भी बोलिए, वो किस गवर्नर जनरल के अंडर में क्या था? ये थे लॉर्ड एलन बोरो। लॉर्ड लॉर्ड एलन बोरो। लॉर्ड एलन बोरो जो थे वो एक ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे, और इसके अंडर ही क्या होता है कि सिंध को अंग्रेजी सरकार कब्जा करती है, सिंध पे, ठीक है। अब लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी के बारे में जब भी आएगा तो आपके दिमाग में आना चाहिए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में क्या होता है कि जब लॉर्ड डलहौजी इंडिया में आते हैं तो बहुत सारे स्टेट्स ऐसे होते हैं जिसके पास अपना हायर, हायर का मतलब ये होता है कि जैसे राजा का जो वंश होता है, जैसे राजा का बेटा राजा बनता है तो राजा अपना जो भी राजपाट होता है वो अपने बेटा को देता है। तो बहुत सारे राजा ऐसे होते हैं जिनके पास अपना खुद का बेटा नहीं होता है, जिसको आप कह सकते हैं कि वो बिना बच्चों के होते हैं, बिना बेटे के होते हैं। आखिर में तो बेटा ही बाप का गद्दी संभालेगा ना, ऐसा सोसाइटी में चलता है, बेटियों को गद्दी नहीं दिया जाता। तो जिन वैसे किंगडम्स, वैसे शासक जिनका अपना बच्चा नहीं है, अगर वो बच्चा गोद लेते हैं तो उस गोद लिए बच्चे को प्राकृतिक या नेचुरल हायर नहीं माना जाएगा। नेचुरल हायर यानी गद्दी का दावेदार नहीं माना जाएगा। और ये जो हुकूमत है, ये जो राज्य है, वो वापस वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चला जाएगा। समझिए बात को। डॉक्टर ऑफ लैब्स में ये था कि वैसे स्टेट्स जिसके पास अपना खुद का वंश नहीं है, वैसे राजा जिसके पास अपना खुद का वंश नहीं है, वैसे राज्य उस राजा के मरने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर चले जाएंगे। और इसी में आता है सतारा, झांसी और नागपुर। इसीलिए झांसी की रानी लड़ाई लड़ती है 1857 में। इसके पीछे मेन रीज़न यही होता है कि उनका भी अपना बच्चा नहीं होता, गोद लिया बच्चा होता, और गोद लिए बच्चे को अंग्रेजी सरकार जो होती है वो उस राजा का वंशज नहीं मानती है, और ये बोल देती है कि जैसे ही जब रानी की जो झांसी की रानी होती है, उनके हस्बैंड युद्ध में मृत्यु उनकी हो जाती है, तो कहते हैं कि जो स्टेट है आपका, झांसी जो स्टेट है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चली जाएगी। इसी चीज़ को रोकने के लिए झांसी की रानी 1857 की लड़ाई को लड़ती है, ठीक है। और हुआ था एंग्लो बर्मीज वॉर, यानी बर्मा का मतलब म्यांमार, और इससे जो ट्रीटी साइन हुआ था वो था ट्रीटी ऑफ यंदाबो। ट्रीटी ऑफ, मैं यहाँ फिर से लिख देता हूँ, ट्रीटी ऑफ यंदाबो किन दो देशों के बीच में साइन हुआ? तो हुआ था इंडिया और बर्मा के बीच। ये पूछेगा इंडिया और बर्मा के बीच में जो ट्रीटी साइन होता है वो कौन सा ट्रीटी था? तो ट्रीटी ऑफ यंदाबो। और एनेक्सेशन ऑफ अवध ऑन ग्राउंड्स ऑफ मिसरूल, जैसे कि मैंने बताया कि अवध को सब्सिडरी अलायंस पर कब्जा नहीं किया जाता है, मिसरूल पर, कि सही से उसका रूल नहीं किया जाता है, तो इसको ईस्ट इंडिया कंपनी अपने पास वापस ले लेती है। अवध के जो होता क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी में जो आर्मी थी, मेजोरिटी जो थी वो अवध से थी।
और जब अवध पर कब्जा करती है ईस्ट इंडिया कंपनी, ये बोल करके कि वहाँ के जो शासक है वो मिस गवर्नेंस कर रहे हैं, अच्छा से गवर्नेंस नहीं कर रहे हैं, आर्मी के अंदर भी एक बहुत क्या बोलते हैं गुस्सा भर जाता है। और ये गुस्सा भी एक पार्ट बनता है 1857 की लड़ाई का। तो 1857 की जो युद्ध हुआ है उसके पीछे बहुत सारे वजह थे, तो ये सब भी वजह थी जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे डिटेल में। और यही सब वजह होकर के अब यहाँ पर टाइमलाइन देख लीजिए, ये टाइमलाइन कब का है, 1848 से 1856। अच्छा, लॉर्ड डलहौजी के अंडर ही फर्स्ट हमारा ट्रेन चला था, किसके बीच में, मुंबई टू थाने, मुंबई टू थाने पहला ट्रेन किसके अंडर चला था, लॉर्ड डलहौजी के अंडर ही चला था। ठीक है, अब आता है रिवोल्ट ऑफ 1857 और ट्रांजिशन टू क्राउन रूल। अब और भी सारे वजह होते हैं जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, बस अभी मोटा मोटी समझ लिए। इन सब वजहों को लेकर के भारत में एक बहुत बड़ा रिवोल्ट होता है जिसको रिवोल्ट ऑफ 1857 या सिपॉय म्यूटिनी भी कहा जाता है। सिपॉय का मतलब सिपाही और म्यूटिनी का मतलब होता है कि गदर। गदर समझते हैं ना, गदर एक प्रेम कथा वाला गदर, हाँ वही। ठीक है, गदर का मतलब होता है विद्रोह, सैनिक विद्रोह। पहला सैनिक विद्रोह जो हुआ था वो 1857, उसके पीछे बहुत सारे रीजन थे, पॉलिटिकल थे, राजनीतिक थे, रिलीजियस थे, कल्चरल थे, बहुत सारे थे। तो ये कल्मिनेट करता है, जो ब्रिटिश का एक्सपेंशन पॉलिसी था वो 1857 का सबसे बड़ा कारण बनता, वरना इंडिया क्रांति जल्दी करते नहीं। ठीक है, ये लेगेसी ऑफ एक्सपेंशन इंडिया, अपॉर्चुनिटीज ग्रोथ। जो ग्रोथ था वो सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज का हो रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी का हो रहा था। यहाँ का लोकल जो आर्टिस्ट थे, जो लोकल ट्रेडर्स, उनका कोई ग्रोथ नहीं हो रहा था। माल यहाँ से कच्चा माल सस्ता, पहले क्या था कि इंडिया फिनिश्ड प्रोडक्ट, कॉटन प्रोडक्ट्स ये सब बाहर भेजता था, तो ये सब बाहर बंद करवा दिया भेजना, और क्या भेजना शुरू किया, यहाँ से रॉ मटेरियल, और रॉ मटेरियल से बना हुआ जो सामान था उसको वापस इंडियन मार्केट में बेचना शुरू कर दिया। तो मतलब यहीं का रॉ मटेरियल यहाँ ना बना करके यूरोप में बन रहा है, इंग्लैंड में बन रहा है, और माल आकर के बिक रहा है कहाँ, इंडिया में। तो सारा का सारा जो पैसा था इंडिया का वो विदेश जाना शुरू हो गया। इसी को बाद में कहा गया ड्रेन ऑफ वेल्थ। इंडिया का पैसा कहाँ जा रहा है, विदेश जा रहा है। इनडायरेक्ट इंपेरियलिज्म, धीरे धीरे हम लोग गुलामी की तरफ बढ़ना शुरू हो गए। इकोनॉमिक ड्रेन जैसा कि मिला, और स्पार्किंग नेशनलिज्म, इसी से क्या होता है कि राष्ट्रभक्ति धीरे धीरे भारतीयों में उत्पन्न होती है। पहले क्या होता है कि छोटे छोटे प्रांत होते हैं, अब जैसे मराठा होता है उनका जो राष्ट्रभक्ति होता है वो मराठा जो जितना उनका एरिया होता है उस पर होता है। अवध का जो मैंने बताया कि अवध के जो लोग होते हैं, जो सेना भर्ती होते हैं, उनका जो राष्ट्रभक्ति था वो सिर्फ और सिर्फ अवध तक ही रिलेटेड था। उनको कोई मतलब नहीं था कि मराठा में क्या हो रहा है, मैसूर में क्या होता है। अगर मान लीजिए कि इंडिया में बहुत सारे लोगों को ये होता, तो मतलब होता कि उस प्रांत में क्या हो रहा है, बंगाल में क्या हो रहा है, मैसूर में क्या हो रहा है, हैदराबाद में क्या हो रहा है, अवध में क्या हो रहा है, वो आपस में मिलकर नहीं लड़ते। लेकिन उस समय इसका कंसेप्ट ही नहीं था। इंडिया एज ए यूनाइटेड कंट्री का कोई कंसेप्ट नहीं था, छोटे छोटे प्रांत थे, और वो छोटे छोटे प्रांत अपने आप को ही इंडिपेंडेंट समझते थे, और उस प्रांत के रिलेटेड ही राष्ट्रभक्ति थी। लेकिन ये क्या हुआ, 1857 में क्या हुआ कि सबका दुख होता है ना, कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो धीरे धीरे ये लोग दोस्त बनना स्टार्ट हो, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसकी जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम ID में आपको मिल जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी। आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।